नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी शिफन शर्मा है। 11 बज चुके हैं और 11 बजे न्यूज रूम लाइव में बहुत सारी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं और एक एक कर तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। देश से जुड़ी हो या दुनिया से जुड़ी हो, ग्लोबल लेवल पर इन खबरों का क्या असर है और देश में राजनीति किस तरह से रुख मोड़ रही है, राजनीति के साथ साथ समाज में क्या छोटा बड़ा हो रहा है, हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की कुछ अहम हेडलाइंस के साथ। तो आज की पहली बड़ी खबर है इंडिगो को लेकर। इंडिगो की कई फ्लाइट जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से रद्द हो रही हैं, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सबब उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, इसी बीच बात की जाएगी बाबरी मस्जिद को लेकर, जहां पर आज विध्वंस बरसी है और इसको लेकर पहले से ही पुलिस बल की तैनाती वहां पर कर दी गई है ताकि कोई भी माहौल खराब ना हो। एक साथ और एक और खबर आपको बताएंगे बंगाल में, जहां पर ममता और हुमायूं के बीच जबरदस्त टकरार देखने को मिल रही है। और ये कोई ऐतिहासिक खबर नहीं है। ममता और हुमायूं का नाम सुनकर आपको जरूर ये लग रहा होगा, लेकिन ये वर्तमान की खबर है। हुमायूं विधायक हैं और ममता और हुमायूं के बीच जबरदस्त टकराव भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इसी बीच बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर पुलिस कर्मियों की तरफ से एक स्पेशल अभियान चलाया गया है और ये अभियान हिस्ट्री शीटर्स को लेकर चलाया गया है। क्या कुछ पूरी अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे डॉक्टर BR अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर तमाम जितने भी नेता हैं उन्होंने उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक, उपराष्ट्रपति से लेकर LOP राहुल गांधी तक सभी ने आज एक साथ एक मंच पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। तो फिलहाल न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की पहली बड़ी खबर से करेंगे और ये खबर है इंडिगो से जुड़ी हुई, जो लगातार चर्चाओं में हो। इसलिए क्योंकि इंडिगो की तरफ से कुछ गलतियों का खामियाजा सीधे आम लोगों को भुगतना पड़ा है। इंडिगो की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव किया गया था और नियमों में बदलाव की वजह से 4 दिनों में करीब 2000 के आसपास की जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द हुई हैं। उनमें या तो देरी हुई है या रद्द हुई है या स्टाफ मेंबर्स की वजह से उसमें देरी हुई है। जाहिर सी बात है, इंडिगो ने इन नियमों में बदलाव किया था, लेकिन ये बदलाव इंडिगो पर भी अब भारी पड़ गया है। हालांकि इंडिगो की तरफ से ये माफी भी मांगी गई है कि जो हमसे गलती हुई है उसका हमें खेद है, लेकिन मामला अब ये सियासी तूल भी पकड़ चुका है, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है और जो केंद्रीय मंत्रालय है उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इन तमाम चलते ये जो पूरी स्थिति खड़ी हो रही है, इसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी भी जारी की है और इस एडवाइजरी में ये साफ किया गया है कि धीरे धीरे इंडिगो की फ्लाइट्स शुरू कर दी जाएंगी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आज 19 फ्लाइटें कैंसिल हुई है, यानी कि पूरे भारतवर्ष में इंडिगो की ये जो एक नोटिस जारी किया गया या फिर जो बदलाव किए गए हैं, इसके चलते पूरे भारतवर्ष के जितने भी खास तौर पर मेट्रो सिटीज़ के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनके अंदर लोगों को सीधे तौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब यात्रियों के लिए रेलवे विभाग जो है, रेलवे जो मंत्रालय है वो खुलकर सामने आया है। 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच जोड़े गए हैं, जिसकी वजह से कि लोगों को ट्रैवल करने में दिक्कत ना पेश आए। जहां पर एक तरफ एयरवेज की जो कंपनी है इंडिगो, उसमें दिक्कत हो रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जम्मू से लेकर केरला तक पूरे भारतवर्ष में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं सीधा असर उनमें देखने को मिल रहा है। यात्री बहुत परेशान है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कई घंटों तक लोगों को वेटिंग हॉल में इंतज़ार करना पड़ता है और कुछ लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन में जो लोग फ्लाइट पकड़ने वहाँ पहुँचते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और अब रेलवे विभाग जो है वो आगे आया है। उनकी तरफ से सभी ट्रेनों के अंदर एक्स्ट्रा कोचेस जोड़े गए हैं, जिसके चलते कि लोग यहाँ पर जो इमरजेंसी सिचुएशन में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, उन्हें कोई दिक्कत ना पेश आए, तो थोड़ी सी राहत भरी खबर ये ज़रूर है। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने कोलकाता एयरपोर्ट से और गुवाहाटी एयरपोर्ट से। जैसे मैंने बताया कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट तमाम जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर सीधे तौर पर लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। फिलहाल आप देखिए ये 2 तस्वीरें कोलकाता की और एक गुवाहाटी की। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन और क्या हालात बने हुए हैं। एक चैलेंज इंडिगो के सामने बना हुआ है। इंडिगो ने ये साफ कहा है कि कुछ ही दिनों के भीतर हम इसे जल्द से जल्द सुलझाएंगे और लोगों के लिए सुचारू रूप से दोबारा से इन तमाम चीज़ों पर तमाम चीज़ों को सुचारू रूप से करेंगे। लेकिन बड़ी उनके सामने ये बड़ा चैलेंज ये है कि नियमों में बदलाव और क्या बिना प्लानिंग के ये सब हुआ, जिस वजह से इतना बड़ा यहाँ पर लॉस हो रहा है, लोगों को नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह
या दूर जाना चाहते थे, जिनकी टिकट पहले से बुक्ड थी, पहले से ही टिकट को बुक किया गया था, उन लोगों को नुकसान हुआ है। उनकी टिकट या उनकी फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उनका पैसा भी बर्बाद हुआ है, समय भी बर्बाद हुआ है, और वो कई रात भर जो है वो एयरपोर्ट पर उन्हें सोना पड़ा है। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे देश के सामने बनी हुई हैं। हर एयरपोर्ट से यही खबर आ रही है या फिर वीडियो वायरल होकर आ रही है, वहां पर या तो उन स्टाफ मेंबर्स के साथ उनकी बहस हो रही है या तो कुछ और चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो ये फिलहाल इसे निपटाने के लिए, इन तमाम सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रालय भी लगातार काम कर रहा है और एयरलाइंस को सीधे निर्देश भी हैं कि जल्द से जल्द इंडिगो के क्षेत्र में जो गड़बड़ियां हुई हैं या जो भी कमियां या जो भी वहां पर लापरवाही हुई है उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। टिकटों का आज जो रेट है वो भी बढ़ गया है इसी वजह से। जहां पर 15 से 20 हज़ार की टिकट मिलती है वहां पर 40 से 50 या 60 हज़ार की टिकट भी कल के दिन में मिली है। और कहीं से खबरें ये भी आ रही हैं कि 60 से ज्यादा या 70-80 हज़ार की टिकट भी कल बिकी हुई है, बाकी हुई। हालांकि कुछ सपोर्टिव एयरलाइंस की जो कंपनीज है उन्होंने जरूर इंडिगो के सपोर्ट में कदम उठाए, कुछ फ्लाइट्स एक्स्ट्रा लगाई हैं, लेकिन देखना ये दिलचस्प है कि कब तक ये चीजें सामान्य रूप से चलेंगी। हमारे साथ इस वक्त ताबिश कमाल दिल्ली से और हकीम देशमुख मुंबई से जुड़े हुए हैं, दोनों जगह, क्योंकि एक राजधानी है दूसरी आर्थिक राजधानी है, तो दोनों जगहों पर इसका जमावड़ा ज्यादा रहता है। ताबिश, दिल्ली की अपडेट पहले दीजिएगा, उसके बाद हकीम से अपडेट लेते हैं। है जहां पर इस वक्त जो इंडिगो की फ़्लाइट है वो फ़िलहाल बिल्कुल सही उड़ानें भर रही हैं। देर रात काफ़ी हंगामा रहा, कल पूरे दिन हमने हंगामा देखा, किस तरह से एयरपोर्ट पर हंगामा रहा। 200 से ज़्यादा फ़्लाइट दिल्ली से कैंसिल की गई इंडिगो की। एफडीटीएल के नए नियम आने के बाद से लगातार इंडिगो ने जो फ़्लाइट का रोस्टर है उसमें बदलाव की बात कही और ये कहा कि इसमें समय लगेगा। हालांकि सरकार की तरफ से इस नियम में छूट दी गई है, 10 फरवरी 2026 तक की छूट दी गई है। लेकिन फ़िलहाल अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ से लगभग 68% जो फ़्लाइट हैं वो अब तक पूरी तरह से स्मूथली रन आउट हो चुकी है, रन कर चुकी हैं। उसके अलावा इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से दावा किया है कि दिल्ली में ज़ीरो कैंसिलेशन इस वक्त हो चुका है, यानी इंडिगो की सभी फ्लाइट अब स्मूथली दिल्ली से उड़ाने भर रही हैं। दिल्ली में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हालांकि देश के अन्य एयरपोर्ट पर ज़रूर कई समस्याएं सामने निकल कर आई हैं, जहां पर जो फ़्लाइट हैं वो या तो डिले हुई हैं या कैंसिल हुई हैं। आपको बता दें कि कल इस पूरे मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही। कई जो फ़्लाइट कैंसिल हुई थी, लगभग 1000 से ज़्यादा फ़्लाइट 3 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच इंडिगो की कैंसिल हुई थी, क्योंकि इंडिगो और कई जो पायलट एसोसिएशन हैं एफडीटीएल के जो नए नियम आए हैं उसका विरोध कर रहे थे। दरअसल 1 नवंबर को हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये नियम लागू किए गए थे, जिसका विरोध लगातार जो इंडिगो है या पायलट एसोसिएशन है वो लगातार कर रहे थे। उनका कहना था कि जो नए नियम है इससे आने वाले समय में दिक्कतें पैदा होंगी। वहीं दूसरी तरफ एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि हमने इन नियमों में राहत दी है और फरवरी तक अब इन नियमों को लागू नहीं किया जाएगा। फिलहाल अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट स्मूथली चल रही है। जिस तरह का हंगामा कल देखने के लिए मिला था वो हंगामा अब हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हालांकि कल बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही, चूँकि फ़्लाइट कैंसिल हुई थी, तो ऐसे में जो लोग अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहते थे, जो अपने स्थान पर पहुंचना चाहते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। कल से लेकर अब तक की अगर बात कर ली जाए तो देर रात भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रही, लेकिन फिलहाल अभी परिस्थिति को नॉर्मल किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से अब इंडिगो की और उसके अलावा और जो तमाम जो कंपनी है उनकी जो फ्लाइट है वो स्मूथली वर्क कर रही है। किसी तरह की कोई समस्या दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि हकीम भी हमारे साथ है। हकीम, अभी फिलहाल मुंबई की क्या कुछ सिचुएशन है और पूरे महाराष्ट्र की क्या सिचुएशन है? जहां पर दिल्ली में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो चुकी है, वहां की क्या कुछ स्थिति है अभी फिलहाल? अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी ट्रैफिक होता है एयरप्लेन से, और जिस तरीके से बात इंडिगो की हम करते हैं तो 9 बजे तक, सुबह के 9 बजे तक 109 जो फ्लाइट है आज तो वो कैंसिल हो चुकी है, यानी 9 बजे तक, 6 से लेकर के 9 बजे तक। 51 जो है वो आने वाली और 58 जो फ्लाइट है वो जाने वाली फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल हो चुकी है, जिससे जो पैसेंजर्स है, यात्री है, उन्हें काफी तकलीफ जो है वो उठानी पड़ी है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और कैंसिलेशन की सूचना समय पर न मिलने से इससे ज्यादा परेशानी यात्रियों को हुई है।
और साथ ही साथ पानी की व्यवस्था, होटल्स की व्यवस्था और काफी कुछ दिक्कतें जो है उसका सामना यात्री को करना पड़ा। खास तौर से अगर देखें तो जो यात्री देश भर में इधर से उधर जाते हैं उनको अतिरिक्त किराया दे करके अलग अलग फ्लाइट से दूसरे फ्लाइट से जाने की नौबत जो है वो उन पर आई है और किराया भी दूसरे फ्लाइट से काफी बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया है इंडिगो के प्रॉब्लम्स के चलते। जिस तरीके से एमडीसीएल की अगर बात करते हैं, उन्होंने जिस तरीके से नियमों का बदल किया है और उसी को लेकर के इंडिगो का कहना है कि काफी परेशानी उनको झेलनी पड़ी। क्रू मेंबर्स की बात करें या फिर पायलट की बात करें तो समय के चलते जो है कहीं न कहीं इनकी कमी उनको जो है वो आ रही है। अब ये खास तौर से देखने वाली बात होगी क्या सही में ये कमी आ रही है या फिर इंडिगो जो है कहीं न कहीं जो है ये जानबूझकर इस तरीके की समस्या जो है वो निर्माण कर रहा है, क्योंकि एफडीसीएल की जिस तरीके से गाइडलाइन है वो गाइडलाइन का पालन करना उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पायलट के समय सीमा को कम कर दिया गया है, क्रू मेंबर की समय सीमा को कम कर दिया गया है, उनके जिस तरीके से उनके घंटे हैं काम करने के उनको कम कर दिया गया है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं न कहीं अब समस्याएं जो है वो यात्रियों के लिए ज्यादा जो है वो निर्माण हो रही है, क्योंकि इंडिगो ने जिस तरीके से लगातार फ्लाइट पर फ्लाइट कैंसिल किए हैं जिसका असर बहुत पैमाने पर देखने को मिला। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। ताबिश, सवाल ये भी है कि यात्रियों के जो नुकसान हुआ है उनकी भुगतान कौन करेगा, उनकी भरपाई कौन करेगा। कई जगहों पर खबरें ये भी है कि यात्रियों के पैसे खत्म हो गए हैं, उनको पैसे खाने के लिए नहीं बचे हुए हैं। कई ऐसे एयरपोर्ट से ये भी खबरें आ रही हैं। देखिए शीतल, बिल्कुल सही कहा आपने। इंडिगो की जो फ्लाइट कैंसिल हुई है उसमें यात्रियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई यात्री 2-2, 3-3 महीने पहले टिकट्स बुक कर लेते हैं। बच्चों का एग्ज़ाम होता है, डॉक्टर को दिखाना होता है, तो डॉक्टर की जो डेट होती है, टाइम होता है, वो लिया होता है। किसी को शादी में जाना है, किसी को अपने और किसी ज़रूरी काम से जाना है। तो ऐसे में जो फ़्लाइट कैंसिल हुई है उससे जहाँ आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, लोगों को दिक्कतें आई हैं, साथ ही एयरपोर्ट पर जो दिक्कतें आई हैं उसके बाद इंडिगो पर यह भी आरोप लगा कि इंडिगो ने फ़्लाइट कैंसिल की, लेकिन किसी तरह की कोई सूचना पहले से नहीं दी गई कि फ़्लाइट कैंसिल की जा रही है। लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, उनका सामान भी जमा कर लिया गया था। उसके बाद ये भी हंगामा हुआ कि जिन लोगों का सामान जमा किया गया है उनका सामान वापस किया जाए। लोगों ने इस बात को लेकर के भी कल देर रात तक हंगामा किया कि उनके खाने पीने का उनका कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। जो लोग एयरपोर्ट के अंदर जा चुके थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। हालांकि एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें और एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिला, क्योंकि जो इंडिगो की फ़्लाइट से सफ़र करने के लिए आए थे वो लोग अंदर एंटर कर चुके थे, वहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। लोगों का आरोप था कि इंडिगो ने बहुत बड़ी लापरवाही है, अगर इस तरह से रोस्टर में बदलाव करना था और नियमों के तहत इंडिगो चलने की बात कर रहा था, तो क्यों आखिर पहले से ही जो पैसेंजर्स हैं उनको नहीं बताया गया कि फ़्लाइट कैंसिल की गई है। हालांकि इंडिगो की तरफ से इस सबके लिए खेद प्रकट किया गया है, माफ़ी मांगी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिगो के ऊपर ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर इतनी जो समस्याएं इंडिगो की तरफ से आई हैं, इंडिगो ने जो पूरे तरीके से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, उसके लिए आखिर इंडिगो को किस तरह की जिम्मेदारी लेगा। और यही वजह है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को इसीलिए उठाया गया है क्योंकि ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने इस पूरे मामले को सीजीआई को पत्र लिखकर इस मामले में स्वतः त्वरित संज्ञान लेने की, यानी खुद से संज्ञान लेने की और जल्द संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो पूरा मामला है, चूंकि इस पूरे मामले पर सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में खुद संज्ञान लेना चाहिए। लोग भूखे प्यासे रहे, उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे, इंडिगो की तरफ से कोई उनके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं किया गया। कुछ लोग बीमार थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को ये लेटर लिखा गया है। देखना होगा कि क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है या आगे कोई कार्रवाई बनती है। शीतल, बिल्कुल हकीम, जहाँ पर एक तरफ जो इंडिगो एयरलाइंस हैं या फिर जो ये वाला विभाग है उसमें दिक्कतें हो रही हैं लोगों को सीधे तौर पर, जहाँ पर आर्थिक नुकसान हो रहा है, टाइम की दिक्कत हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रेलवे मंत्रालय है, रेलवे विभाग है, वो भी खुलकर सामने आया है। वो कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। एक्स्ट्रा कोचेस कई ट्रेन में जोड़े गए हैं ताकि लोग जो हैं वो थ्रू ट्रेन ट्रैवल कर सके, ताकि उन्हें दिक्कतें ना पेश आए। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है?
शिपन देखिए, रेलवे विभाग भले ही सामने आया हो और रेलवे विभाग मदद भी कर रहा हो, लेकिन समय जो है वो समय की कटौती ट्रेन के द्वारा जो है वो लोगों की नहीं हो सकती। जिस तरीके से मुंबई से अगर दिल्ली जाना है 2 घंटे का सफर है, वही ट्रेन के लिए वह 12-14 घंटे 16 घंटे का सफर हो जाता है। तो ये टाइम की जो किल्लत है ये कहीं न कहीं नहीं निकल सकती है। जिस तरीके से रेलवे विभाग ने अतिरिक्त बोगियां जो है वो जोड़ी है ट्रेनों को, उसके अलावा जो है वो काफी लोग जो है मदद के लिए सामने आए। एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट पर जिस तरीके से यातायात के लिए टैक्सी और रिक्शा की व्यवस्था होती थी, दुगनी तिगनी हो गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और काफी ठीक बड़े है। पैमाने पर जो है वो मदद के लिए हाथ भी आ रहे हैं। जिस तरीके से इंडिगो ने जो है कहीं न कहीं इस तरीके की परेशानी यात्रियों के लिए खड़ी की है, तो आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से अब इंडिगो के अलावा अलग अलग फ्लाइट के जो टिकटों के रेट जो बढ़े हुए हैं, वो रेट क्या वो वापस से जमीन पर आते हैं या फिर आसमान ही छूते रहते हैं, क्योंकि दुगने तिगने रेट दूसरे फ्लाइट्स ने अपने कर दिए इंडिगो की प्रॉब्लम्स के चलते। और इसी का बड़ा सामना जो है कहीं ना कहीं यात्रियों को जो है वो करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और मुश्किल हालात में यात्री जो है वो सफर करने के लिए तैयार है। कुछ यात्री जो है वो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, कुछ यात्रियों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए जो है वो चीजें नहीं है। एयरपोर्ट पर बिल्कुल, जितनी हर चीजें थी वो हर भी खत्म जगह हो से चुकी है दिक्कत खाने जो है की वो जी। उठानी पड़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से इसे गंभीर नहीं लिया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश, और हकीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल इंडिगो फ्लाइट कैंसिल, लोगों को बड़ी परेशानी हुई है। 4 दिन में 2000 प्लस इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हुई, और 2000 के साथ फिर आप अंदाजा लगाइए एक फ्लाइट में कितने लोग एवरेज बैठते हैं। 3 लाख यात्री परेशान हो चुके हैं, और एयरलाइन ने गलती की, एक्शन लिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि भाई जो एयरलाइन ने गलती की है उसका एक्शन लिया जाएगा। ये सरकार ने फिलहाल लोगों को एक संदेश दिया है। तो आपको बता दें कि नवंबर में इंडिगो की कुल 1232 उड़ानें कैंसिल हुई थी। वहीं एफडीटीएल नियमों के कारण 755 उड़ानें जो है वो कैंसिल हुई। सीधे तौर पर कई लाख लोगों को इसकी भी भरपाई जो है वो देनी पड़ी। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 10 बजे तक 106 फ्लाइट्स कैंसिल की गई थी। नवंबर के महीने में आपको ये जो तमाम आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। फिलहाल पुणे से सुबह 10 बजे तक इंडिगो की 42 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर सभी जितने भी यहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं, खास तौर पर मेट्रो सिटीज़ के जो एयरपोर्ट्स हैं, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें और सबसे ज़्यादा परेशानी भरी जो स्थिति है वो उत्पन्न हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए हर जगह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, और लखनऊ में इंडिगो की 7 से 7 फ्लाइट समेत 8 उड़ानें रद्द हुई हैं। मुंबई के CSMA पर सुबह 9 बजे तक इंडिगो की 109 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 10 बजे तक 106 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, और पुणे से सुबह 10 बजे तक इंडिगो की 42 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। और ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां से नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी रहती हैं, और कई लोगों को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आज बंगाल में जबरदस्त इस वक्त संग्राम देखने को मिल रहा है, और ये संग्राम है बाबरी मस्जिद को लेकर। बाबरी मस्जिद की नींव आज बंगाल में रखने की कोशिश या प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें क्षेत्र में भारी वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। निलंबित टीएमसी विधायक के समर्थन में कई लोग उतरे, और कई लोग उतरकर ईंट लेकर बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए जा रहे हैं। ये दरअसल जो ये विधायक हैं जिन्हें निष्कासित किया गया है, और उन्हीं की तरफ से ये कहा गया था कि भाई बाबरी मस्जिद की नींव आज के दिन रखी जाएगी, क्योंकि आज बाबरी मस्जिद की विध्वंस की तारीख भी है। आज ही के दिन 1992 में बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने तोड़ दिया था, और वहां पर उसके बाद रामलला को विराजमान किया 2019 के बाद, कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें देखिए क्या बता रही हैं। शिफन की जो तस्वीरें हैं, इस पे लोग समर्थन में आ रहे हैं उस निष्कासित विधायक के समर्थन में, और ईंटें लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं उस मंदिर के निर्माण के माफ कीजिए मस्जिद के निर्माण की नींव रखने के लिए। उस विधायक ने यह नारा दिया था कि आज के दिन वहां पर नींव रखी जाएगी, लेकिन कोर्ट ने इस पर कहा है कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिम्मेदारी की जो सीमा है उसे तय कर सकते हैं, और सरकार को सीधे कह दिया है कि भाई वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके कंधों पर रहने वाली है। संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करना चाहेंगे। संदीप चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है, और शुक्रिया आपने समय दिया इस विषय पर बातचीत करने के लिए। आज का दिन किस तरह से सर आप देख रहे हैं बंगाल के दृष्टिकोण से, क्योंकि बंगाल में जिस प्रकार से
बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात हुई है और उसको लेकर कई लोग अब सड़कों पर भी उतरे हैं समर्थन के लिए, ईंटें लेकर भी वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए शीतल, कहीं ना कहीं जो हुमायूं है वहां से जो टीएमसी के पूर्व नेता हैं, विधायक रह चुके हैं और बड़े नेता हैं, अपना दबदबा भी वो रखते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से टीएमसी के बीच में और हुमायूं के बीच में कहीं ना कहीं एक बगावत का दौर शुरू हो चुका था और उनको एहसास है कि टीएमसी इस बार मुझे टिकट नहीं देंगे। तो वो कहीं ना कहीं अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, या चूंकि उनकी जो विधानसभा है वह मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है, वहां पर वो अपनी एक अलग तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान में कई ऐसी विधानसभा सीटें और कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं कि वहां के जो पॉलिटिशियन है, वहां के जो नेता है, वो कट्टरवादी मुस्लिम नेता बनकर के उभरे हैं और उन्होंने वोट बैंक को जोड़ा है। इसी तरीके से हुमायूं की भी अपनी कोशिश है, क्योंकि टीएमसी से अलग होने के बाद वो किस तरीके से लोगों के बीच में जाए और क्या करे। तो उन्हें लगा कि ये जो मंदिर मस्जिद का झगड़ा चल रहा है, जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में समय समय पर अलग अलग स्टेट की राजनीति हो चाहे केंद्र की राजनीति हो, वो जुड़ी रहती है। तो उन्होंने भी ये अपना एक ट्रम्प कार्ड चल दिया और अपने क्षेत्र में, क्योंकि वो हुमायूं है और हुमायूं का बाप अगर आप इतिहास उठाकर भी देखेंगे तो बाबर होता था, और वो एक बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर के उन्होंने काम जोड़ दिया। और सभी धर्मों में इस तरीके के कट्टरपंथी लोग होते हैं जो साथ में जुड़ भी जाते हैं। पार्टी जो राजनेता लोग होते हैं या पार्टी के लोग होते हैं वो भी इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला वहां पर बनता चला जा रहा है, क्योंकि बाबर हिंदुस्तान का हमेशा से विलन रहा है और बहुत सारे हिंदुओं को उन्होंने मारा, बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने तोड़ा। और आपको याद होगा अयोध्या में कितना बड़ा जो बाबरी मस्जिद का कांड हुआ, पूरा हिंदुस्तान ने वो चीज देखी, किस तरीके से इसका फैसला आया। आजादी से लेकर अब तक वो कोर्ट कचहरी में लड़ाई चलती रही। बिल्कुल। तो एक बार फिर से एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है, जिसमें शायद हुमायूं के ऊपर, जिसको हम कभी चर्चा नहीं करते, कभी जिक्र नहीं किया हमने, लेकिन आज वो हुमायूं सुर्खियों में आ गया और वो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम चेहरा बनकर वहां पर उभर रहा है और हम लोग उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। संदीप जी, अब देखिए ये राजनीतिक का एक बड़ा एजेंडा बन चुका है, क्योंकि लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो क्या लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है अपना राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, बिना लोगों के तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और हमारे राजनीतिक दल हो या राजनीतिक व्यक्ति हो, वो ऐसी चीजें लेकर के आता है, वो चीज लोगों के सामने रखता है जिससे पब्लिक उसके साथ जुड़ जाए किसी भी तरीके से। चाहे कोई कट्टरपंथी लोग जुड़ जाए, चाहे एक जाति के लोग जुड़ जाए, चाहे एक धर्म के लोग जुड़ जाए, एक समाज के लोग जुड़ जाए। तो उसी तरीके से ये एक राजनीतिक हथियार है जिसको हुमायूं बंगाल के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसी चीजों को लेकर, क्योंकि हुमायूं एक विलन रहा है। देखिए हम और आप कहीं भी कहीं रावण के मंदिर तो नहीं बनाते हैं, तो इसी तरीके से हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए बाबरी मस्जिद का कोई औचित्य नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसे में इसको हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी हो सकता है, इसीलिए सरकार को एहतियात बरतने की जरूरत है। और कोर्ट ने ये चीज कह भी दी है कि किसी भी तरीके की अगर वहां पे कोई दिक्कत होती है, दंगे होते हैं, लोगों की जान माल जाती है, तो सरकार जिम्मेदार है। लेकिन संदीप जी, सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी निराशा या सबसे बड़ी विडंबना तब होती है जहां पर इस तरह के लोगों के मंदिर बनाने की या मस्जिदें बनाने की बात होती है, जिन्होंने हमारे समाज में एक बड़ा नुकसान किया है। पीछे इतिहास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि साफ तौर पर नजर आती है। ऐसे में ये कितना बड़ा एक खतरा है हमारे समाज के लिए, किसी भी समाज के अंश के लिए, किसी भी वर्ग के लिए या किसी भी समुदाय के लिए, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि जब राम मंदिर बना तो उसके लिए एक बड़ी कानूनी कार्रवाई चली, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद ही वहां पर राम मंदिर बनाया गया है। देखिए शीतल, न केवल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद राम मंदिर बन गया, ऐसी चीजों में जो दंगे हो जाते हैं बहुत लोगों की जान चली जाती है। आपको याद होगा गुजरात के अंदर किस तरीके से राम भक्तों का जो फौज था पूरा जला दिया गया था, गोधरा कांड के नाम से। आज भी उसे समय समय पर याद किया ले जाता है, इलेक्शनों में वो जिक्र उठता है। राम मंदिर जब बनाने की बात आई थी तो किस तरीके से वहां पर गोलियां चली थी, मुलायम सिंह यादव की उस टाइम सरकार थी, बहुत सारे राम भक्त वहां पर मारे गए थे। जब वो जो बाबरी मस्जिद को ढाने वाला मामला था, उसमें भी आपको याद होगा कई लोगों की जान चली गई थी। तो इस तरीके से अगर वहां पर दंगे हो जाते हैं केवल हुमायूं की जिद की वजह से या हुमायूं की राजनीति की वजह से, तो मुझे लगता है ये किसी भी समाज और किसी भी प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, किसी भी धर्म के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार को समय रहते कम से कम ऐसी चीजों पर एक्शन लेना चाहिए और हुमायूं को अरेस्ट करके इस तरीके की गतिविधियों को रोक देना चाहिए। ओके, इसमें सरकार की भूमिका और कोर्ट की भूमिका भी को भी देखना होगा क्या रहेगी। फिलहाल लौटेंगे आपके पास, संदीप जी बने रहिएगा, लेकिन अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर इस वक्त बताएंगे। सोनिया गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला देखने को मिला है
और सोनिया गांधी ने यह बड़ा सवाल उठाया है। नेहरू को बदनाम करना मकसद है, ये सोनिया गांधी ने कहा है। सरकार उनकी राजनीतिक और आर्थिक बुनियाद मिटाना चाहती है, ये बहुत बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है। फिर से इतिहास लिखने की कोशिश हो रही है, ये सोनिया गांधी कह रही हैं। और ये बहुत बड़ा आरोप है। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। न सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि भाई हर बात पर नेहरू को जिम्मेदार ठहराना कितना उचित है, हर बात पर नेहरू को बीच में लाना कितना उचित है। और अब सोनिया गांधी ने कहा है कि जो नेहरू की बुनियाद रही है, ऐतिहासिक जो उन्होंने भूमिका निभाई है अपने देश के प्रति, जब वो प्रधानमंत्री रहे थे, काफी लंबे समय तक रहे थे, और उस समय जो परिस्थितियां थी देश के अंदर, वो परिस्थितियां थी जो काफी मुश्किल थी, जो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए कम नहीं थी। वो पहले प्रधानमंत्री थे तो उनके सामने वो परिस्थितियां खड़ी हुई थी। उस बीच उन्होंने पाकिस्तान को लेकर क्या फैसला लिया, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या फैसला लिया, अपने देश में इंटरनल जो मैटर्स थे उनको लेकर क्या फैसला लिया, उस पर बीजेपी कभी कभार टूटती है। लेकिन अब कांग्रेस ये कह रहे हैं कि बार बार नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, उन्हें बदनाम करने का मकसद भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये कांग्रेस की तरफ से बड़ा प्रहार भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर, जहां पर सोनिया गांधी जो कि हमेशा से इन तमाम चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाती आई हैं, और एक बार फिर से सोनिया गांधी की तरफ से कह दिया गया है कि नेहरू को जो डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, और स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते या फिर प्रधानमंत्री होने के नाते जो उन्होंने बड़े काम किए हैं, उनको कहीं ना कहीं गलत वे में पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उस तक गलत मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ संदीप चौधरी जी पहले से ज्वाइन किए हुए हैं। संदीप जी, इस हवाले से आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा उठता आया है और भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रहती इन तमाम चीज़ों पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देने में। अब सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप एज एन पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो कांग्रेस सरकार का जो हीरो है वो कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हो सकते। कांग्रेस सरकार के हीरो कभी भी नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते। इसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपने तरीके से अपना इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं और अपने तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से अपना चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से लोगों के बीच में जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये चीजें देखिए आजकल स्वाभाविक हो गई है कि हमें किस तरीके से किसको टारगेट करना है, किसको टारगेट करने से हमारी राजनीति ठीक से चल सकती है। तो पंडित नेहरू चूंकि देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे, उनका बड़ा योगदान देश की आजादी में रहा, लंबे समय तक जेल में गए, उनके पूरे परिवार का बड़ा योगदान रहा। महात्मा गांधी के वो काफी नजदीकी थे और इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए आज रूस के राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आए थे, आज वो वापसी की है उन्होंने भी जाकर महात्मा गांधी के वो पुष्प अर्पित किए और वो एक राष्ट्रपिता की तरह है हमारे देश में, उनको पूरी दुनिया में माना जाता है। तो उन लोगों का जो योगदान था, जो देश की आजादी में योगदान था, चाहे पंडित नेहरू की बात कर लीजिए, महात्मा गांधी की बात कर लीजिए, सरदार पटेल की बात कर लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लीजिए, चंद्रशेखर आजाद की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम लोग तो वो आज तक कल भी पूजनीय थे, आज भी पूजनीय है, कल भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय है और इतिहास में भी वो हमेशा आदरणीय ही रहेंगे। लेकिन देखिए समय समय पर राजनीति में कौन किसके टारगेट पर आ जाएगा ये अलग बात है, क्योंकि राजनीति करने के लिए हमें कई बार सही आदमी को भी विलन बनाना पड़ता है और कई बार विलन को भी हीरो बनाना पड़ता है। कि भाई जो नेहरू का रहा है, जो योगदान रहा है देश को लेकर, वो मिटाया जा रहा है। ये आरोप जो है कांग्रेस की तरफ अक्सर लगता आ रहा है। तो क्या इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या वाकई में ये रियलिटी है? इसे साफ आंखों से देखा जाना चाहिए। आप कैसे इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं? देखिए मैं ये मानता हूं कि पंडित नेहरू का जो योगदान है बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जिस तरीके से लोगों को लीड किया, देखिए आज भी समाज में वही लोग लीड करते हैं जो मजबूत होते हैं। पंडित नेहरू मजबूत भी थे, एजुकेटेड भी थे। सोचिए आप उस जमाने में, आज हमारे यहाँ बच्चे ग्रेजुएशन करने में बड़ी मुश्किल आती है लोगों को पढ़ाई कराने में, और वो उस जमाने के वो बैरिस्टर थे, लंदन से वो पढ़ाई करके हिंदुस्तान आए थे और उनका परिवार भी काफी एजुकेटेड था। उनके पिताजी भी मोतीलाल नेहरू एक देश के जाने माने एडवोकेट थे, वकील थे, और उन्होंने किस तरीके से, चाहे बात इंदिरा गांधी की हो, चाहे उनकी माता जी की बात हो या उनकी वाइफ की बात हो, सभी लोग लंबे समय तक जेल में रहे और महात्मा गांधी के साथ कदम मिलाकर वो चलते रहे। उनके नेतृत्व में देश के कई बड़ी हस्तियों ने
देश की आजादी में योगदान दिया, उनके मंत्रालय में उनके साथ मंत्रालय भी शेयर किए, सरकार भी उनके साथ मिलकर के चलाई, तो ठीक देखिए है। उनका योगदान कम नहीं हो सकता और ना ही किसी के आरोप प्रत्यारोप लगाने से उनका कोई रोल कम होने वाला है। लेकिन हाँ, मैंने जैसा आपको बताया, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहीं ना कहीं जो सरकार रहेगी और जब कांग्रेस विपक्ष में रहेगी तो वो बिल्कुल टारगेट पर संदीप जी, रहेगी, ये और जब राजनीति सरकार है और कांग्रेस अक्सर की रहेगी आरोप तो प्रत्यारोप के दौर राजनीति में देखने को मिलते हैं। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरीके से जारी रखते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे जहां पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी पुण्यतिथि पर अंबेडकर को नमन किया है। ये है लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सांसद राहुल गांधी। उन्होंने कहा है कि वो आइकॉन है पूरे भारतवर्ष के लिए। उन्होंने पूरे देश को रास्ता दिखाया और संविधान बनाया। हम उन्हें याद करते हैं और उनके विचारों और संविधान की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। राहुल गांधी ने भी उन्हें पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, जहां पर एक तरफ सभी राजनीतिक जो दल हैं उनकी तरफ से लगातार उन्हें पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उनका जो मार्ग दिखाया गया है, उनका जो योगदान है स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते या फिर संविधान को बनाने के लिए, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन भारतवर्ष का आज है, अलग अलग देशों से अलग अलग जो उनकी विशेषताएं थी वो लेकर अडॉप्ट कर भारत का एक संविधान बनाया गया। और इस संविधान को बनाने के लिए जो योगदान डॉक्टर BR अम्बेडकर की तरफ से दिया गया है वो अतुलनीय है, हमेशा याद रखा जाएगा। तमाम जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी उनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। क्या कुछ कहा वो सुनिए। आइकॉन है अम्बेडकर जी, थोड़ा पीछे और पूरे देश को रास्ता दिखाया, संविधान दिया, तो उनकी याद करते हैं और जो उनके आइडियाज हैं और जो उनका संविधान है उसकी रक्षा करते हैं। सर, लोग परेशान हो रहे हैं एयरपोर्ट पे, क्या कहेंगे? लोग बहुत परेशान हैं सर। आपने अम्बेडकर जी के बारे में पूछा सर, आज आजाद सर संविधान खतरे में, आप खुद बताते हैं खतरे में है और आज बाबा साहब का ही संविधान खतरे में है, उसके लिए आप बाबा साहब का संविधान, मगर हिंदुस्तान का हर नागरिक का संविधान खतरे में है और उसकी रक्षा हम करते हैं और देश के नागरिक। थैंक यू। आइकॉन है अम्बेडकर जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी आइकॉन हैं जिन्होंने हमें संविधान दिया है और दिशा दी है। बड़ी खबर है, देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है। ठंड और घने कोहरे से यातायात भी प्रभावित हो रहा है कई जगहों पर। और राजस्थान MP के 37 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे हो गया है। 10 डिग्री से नीचे मतलब बहुत कम कमाने वाली ठंड। उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट और केदारनाथ का तापमान -10 से नीचे आ चुका है, यानी -14 पहुंच चुका है। अंदाजा लगाइए कितनी ठंड हो रही है। और जब पहाड़ी राज्यों में अब बर्फ पड़ेगी तो इससे सीधे इम्पैक्ट जो है वो मैदानी राज्यों में देखने को मिलेगा और ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने भी लोगों को अलर्ट किया है, आने वाले दिनों में बर्फ हो सकती है और बर्फबारी से ठंड का जो कहीं ना कहीं प्रकोप है वो भी बढ़ सकता है। शिफ्ट बिल्कुल 8 दिसंबर से जो ठिठुरन है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हाई ऑल्टीट्यूड के इलाके हैं, वहाँ पर सीधे तौर पर स्नोफॉल देखने को मिलेगी और उसका सीधा असर ये ठंडी और सर्द हवाएं और ये जो सर्द हवाएं हैं ये सीधे तौर पर जब मैदानी क्षेत्रों में आएंगी, जैसे कि यहाँ पर पंजाब है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिलेगा। जो आसमान है या फिर अगर हम कहें विजिबिलिटी, वो बहुत कम हो जाएगी, शून्य के बराबर, जिसकी वजह से ड्राइवर्स को दिक्कत होगी और इस दौरान सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने का खतरा बना रहता है। तो मौसम विभाग की तरफ से जहाँ पर अलर्ट किया गया है, वहीं दूसरी तरफ सभी विभाग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, जहाँ पर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर, ये तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ पर पहले से ही सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, अलाव की व्यवस्था की गई है। चाहे लोग हैं या फिर जो जानवर भी हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए भी शेल्टर होम्स बनाए गए हैं ताकि उन्हें भी इस ठंड में दिक्कत ना पेश आए। केदारनाथ का पारा आपके सामने है, -14 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है और आज 6 दिसंबर है और आज से ठीक 2 दिन के बाद ये जो मौसम की मार है एक बार फिर से देखने को मिलेगी और ये ठंड और ये सर्द हवाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जम्मू कश्मीर समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पहले ही प्रशासनिक अमला तैयार है और सभी तरीके के इंतजाम लोगों के लिए कर दिए गए हैं। लेकिन लोगों को ये भी सलाह दी गई है,
खास तौर पर वो लोग जो कि घने कोहरे के अंदर और धुंध के अंदर, फॉग के एरियाज़ के अंदर जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, वो लोग ध्यान से ड्राइव करें। जो हेडलाइट्स हैं वो दिन के समय में भी ऑन रखकर ड्राइव करें ताकि एक्सीडेंट या फिर कोई अन्य अप्रिय घटना ना पेश आए जिसकी वजह से कि लोगों को नुकसान उठाना पड़े। बिल्कुल, देखिए ठंड तो बढ़ेगी क्योंकि समय भी है और समय के साथ साथ ठंड भी बढ़ना सुनिश्चित है। इरफान फाजिल है हमारे साथ इस पर अपडेट करने के लिए। इरफान, जैसे ही हम आगे आगे बढ़ेंगे तो वैसे ही ठंड भी जाहिर सी बात है बढ़ेगी, स्वाभाविक है, और ठंड होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत क्योंकि मौसम और क्लाइमेट के बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह की ठंड है वहाँ पर और क्या क्या इंतज़ाम है लोगों के? अब देखिए, जहां तक कश्मीर के ठंड को लेकर बात करूंगा तो अभी तो चिलाई कलान की आमद है कुछ ही दिनों के बाद। जैसे 21 तारीख के बाद चिलाई कलान यहाँ शुरू हो जाएगा और 40 दिन का कह सकते हैं कि एक हार्श विंटर टाइम स्टार्ट हो जाता है जिसमें यहाँ पर फ्रोजन एटमॉस्फेयर रहता है। मगर जहां तक हम कह सकते हैं कि इस साल कबल कुछ दिनों पहले ही कह सकते हैं कि माइनस टेम्परेचर जो है वो कश्मीर में देखने को मिल रहा है। सुबह शाम काफी ज्यादा ठंड रहती है, जबकि आज भी जो माइनस है वो 4.6 रिकॉर्ड किया गया है अर्ली इन द मॉर्निंग। जबकि हमने देखा कि घना कोहरा भी छाया हुआ था और ठंड में काफी इजाफा था। और देखा जाए तो तकरीबन 10-11 बजे के बाद ही हल्की हल्की धूप जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है। मगर ओवरऑल जबकि हम कश्मीर के विंटर्स को लेकर बात करेंगे, एक ड्राई स्पेल चल रहा है। उस ड्राई स्पेल को लेकर अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं का असर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि प्रेडिक्शंस की गई थी 4 से 5 के करीब जो है दिसंबर ऑनवर्ड्स मगरबी हवाओं का असर होगा और कुछ बालाई क्षेत्रों पर यानी पहाड़ी क्षेत्रों पर जो है बर्फबारी हो सकती है, जिससे कि थोड़ा सा मौसम में थोड़ा सा कह सकते हैं कि टेम्परेचर डाउन होगा, नॉर्मल हो जाएगा। मगर अभी इस तरह की कोई सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, जो कि प्रेडिक्शंस की जा रही है कि बर्फबारी होगी तो उसके बाद डेफिनेटली जो है माइनस में गिरावट जरूर देखी जाती है। गरम गरम मलबूसात का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, कांगड़ी कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, हमाम का इस्तेमाल हो रहा है। और इस बीच अगर बात करें तो सर्दियों को लेकर कश्मीर में जो यहाँ का बड़ा फेवरेट डिश है हरिसा, उसको लोग जो है खाने में काफी ज्यादा मसरूफ रहते हैं ताकि बॉडी को गर्म रखा जाए। तो इन बिटवीन एक साइड से अगर देखा जाए तो कश्मीर में ठंड तो काफी ज्यादा है। ठंड के साथ साथ जो है बड़े सारे मेजर प्रिकॉशंस भी लेने की बात की, जिन्हें डॉक्टर्स की एडवाइस जो है खासतौर पर सुबह शाम चाहे बुजुर्ग है बच्चे हैं उन्हें अवॉइड करना है, ठंड में ज्यादा नहीं घूमना है क्योंकि इस वक्त नजला जुकाम खांसी काफी ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से या थोड़ा सा जो एयर पोल्यूशन को लेकर अगर मैं बात करूं, जिस तरह से इम्पैक्ट दिल्ली जैसे शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पोल्यूशन लेवल बढ़ गई है, वैसा एओआई का जो रिकॉर्ड है वो हमने कुछ दिन पहले भी हमने ब्रेक किया था कि ऑन एन एवरेज जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। और अगर ये सिचुएशन रहती है पोल्यूशन को लेकर तो इससे थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत भी आती है। तो फिलहाल वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हिट करेगी तो उससे थोड़ा सा कह सकते हैं कि टेम्परेचर में गिरावट जरूर होगी, यानी माइनस जो है वो टूट सकता है। और लोगों को जिस तरीके से सुबह शाम ठंड का सामना करना पड़ता है क्योंकि विंटर्स है तो विंटर्स में इरफान ये स्नोफॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि चिले कलान में अगर स्नोफॉल नहीं होगी तो टूरिज्म पर डायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और अगर स्नोफॉल नहीं होगी तो समर्स के टाइम पे कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज जो है उनमें पानी कम होगा। तो ये जो स्नोफॉल है ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे? देखिए, स्नोफॉल को लेकर शिफन मैं कहना चाहूंगा डेफिनेटली इसके दो फायदे हैं। एक तो टूरिज्म में बढ़ोतरी है और दूसरी साइड से अगर मैं कहूंगा कि जो फ्रोजन एटमॉस्फेयर चला जाता है, नदी नाले जम जाते हैं, पानी के टाइप्स वगैरह जो जम जाते हैं, वाटर टैंक जम जाती है, उससे लोगों को दिक्कतें जरूर फेस करनी पड़ती है सुबह शाम जब उन्हें पानी ना मिले। दूसरे साइड से अगर हम देखेंगे जो स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल से एक अट्रैक्शन टूरिज्म को लेकर भी है बढ़ता है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे क्रिसमस है या न्यू ईयर है, न्यू ईयर पे हम इन द ईव ऑफ न्यू ईयर जबकि स्नोफॉल बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट टूरिज्म के साथ काफी कनेक्ट रहता है। तो एक फुटफॉल एक्सपेक्ट किया जाता है कि जैसे लास्ट टाइम भी कई सारे टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं उनका मानना है कि अगर टूरिज्म में थोड़ी सी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उतना बड़ा फुटफॉल नहीं है क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा कि टूरिज्म सेक्टर बैडली हिट हुआ है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर स्नोफॉल होती है तो ये थोड़ा सा एक डाइवर्जन होगा और टूरिस्ट को ज्यादा से ज्यादा कश्मीर की तरफ रागिब करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ इरफान जुड़े हुए थे जिन्होंने जानकारी दी कश्मीर को लेकर, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा स्पॉट है, एक ऐसी जगह है जहां पर बर्फबारी होती है तो लोगों का जमावड़ा लग जाता है, देखने लायक दृश्य बनता है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कई दिक्कतें उठानी पड़ती हैं स्थानीय लेवल पर, क्योंकि पानी का जम जाना, सड़कों का बंद होना, नेटवर्क कनेक्टिविटी खत्म होना, ये तमाम चीज़ें हैं जो एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर रहती है। न्यूज़ रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।